तो शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे जो स्टेट है या स्टेट का जो नेचर है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप क्या पढ़ते हो, यही तो पढ़ते हो कि स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम वहां का कैसे इवॉल्व हो रहा है। और अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि नेचर ऑफ स्टेट है ए, इट गॉट चेंज टू बी, देन बी गॉट चेंज टू सी, है ना। तो ए बी और सी तीनों को साथ में रख के जब तुम कंपेयर करते हो, उसी को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं। यही होता है, मतलब एसेंशियली बहुत ही लेमन भाषा में इसी को बोलोगे आप, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। फिर कल हमने ये देखा था कि कैसे जो इवॉल्विंग स्टेट है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में हुआ, क्या क्या वो चेंजेस से वो निकला वो स्टेट वहां पे, और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए अलग। और हमने रीजन वाइज थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मेनली वेस्ट और यूरोप में जो स्टेट का नेचर है वो कैसे इवॉल्व हुआ है ना। फिर उसी के अंदर हमने एक छोटा सा पॉइंट ये भी पढ़ा था कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने अफेक्ट किया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को। फिर इसके अलावा उसके पहले हमने ये रेलेवेंस पढ़ा था कि कैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आईआर को इन्फ्लुएंस करती है और कैसे आईआर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये तीन बातें कल की क्लास में डिस्कस हुई थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट इन सोशलिस्ट इकोनॉमीज। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमीज। अब देखो दो चीजें हैं इसमें। ये जो चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट है ये अपने आप में टॉपिक नंबर 2 है आपका पीएसआईआर का, है ना। बट वो जो चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट है वो वहां पे ना, मतलब थोड़ा सा ऐसे वेग भाषा में दे दिया है। एक तरफ लिख दिया डेवलप्ड, एक तरफ लिख दिया डेवलपिंग, एक तरफ लिख दिया कैपिटलिस्ट और एक तरफ लिख दिया सोशलिस्ट। अब पॉइंट ये है कि ज्यादातर डेवलप्ड सोसाइटीज आर कैपिटलिस्ट, ठीक है, बट नॉट ऑल डेवलपिंग सोसाइटीज आर सोशलिस्ट। सम डेवलपिंग सोसाइटीज आर कैपिटलिस्ट ऑल्सो, है ना। तो वहां पे तुम लोगों को याद होगा जब हमने टॉपिक शुरू किया था तो चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, और वहीं पे मैंने कैपिटलिस्ट सोसाइटीज भी ऐड कर दिया था क्योंकि दोनों के लिए आंसर सेम है। यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ पे क्या लिखा है सर? चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट इन सोशलिस्ट इकोनॉमीज, क्योंकि सोशलिस्ट और डेवलपिंग साथ पे साथ नहीं जाते। कोई डेवलपिंग इकोनॉमी सोशलिस्ट भी हो सकती है, कोई डेवलपिंग इकोनॉमी कैपिटलिस्ट भी हो सकती है। समझ आ रहा है? इसीलिए वहां पे दो टॉपिक्स एक में ही थे और यहाँ पे अलग अलग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत? अलग क्यों है और एक जैसा क्यों? चलो, क्या बोला था सोनम ने कि टीपीपीटी क्या है ना। करते हैं क्लास के एंड में डाउट्स लेते हैं सोनम, एक बार ही कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं इसी को। देखो, सोशलिज्म की कोर फिलॉसफी यही है कि स्टेट के पास थोड़ी सी पावर होनी चाहिए, स्टेट के पास थोड़ी सी अथॉरिटी होनी चाहिए। जहां पे लासेस फेयर इंडिविजुअलिज्म या फिर कैपिटलिज्म या फिर लिबरलिज्म ये मानता है कि स्टेट का रोल सिर्फ और सिर्फ एक वॉचमैन तक सीमित होना चाहिए, या फिर बहुत सारी जगहों पे इसको पुलिस स्टेट भी बोला जाता है कि वॉचमैन का काम होता है पुलिसिंग का, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो लिबरल इकोनॉमीज में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में जो आज डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पे स्टेट को लेके एक एक इवॉल्विंग परसेप्शन ये था कि स्टेट का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, ताकि जो मार्केट है वो फ्रीली काम कर सके। और मार्केट जब फ्रीली काम करता है तो इट लीड्स टू डेवलपमेंट। ऐसा लासेस फेयर इंडिविजुअलिज्म या फिर लिबरलिज्म का बेसिक कोर टेनेट यही है उनका। ठीक है, कि आप स्टेट का काम होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे, शांति बनाए रखे, इकोनॉमी अपने आप ग्रो कर जाएगी। उनका कहना बेसिकली ये है कि आप उसको छोड़ दो, वहां पे आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर नॉट ओन्ड बाय स्टेट, दे आर ओन्ड बाय प्राइवेट पार्टीज, और वो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे अनलेस उनसे कोई गुंडा हफ्ता वसूली करने पहुंच जाता, बिजनेस अच्छा चलेगा। उनका मानना ये है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमीज का जो आइडिया है इट इज बेस्ड ऑन द मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये सोशल ओनरशिप की बात आ जाती है कि ये जो सोशल है इसका ठेका कौन लेगा। ठीक है, सोशल ओनरशिप का तो मतलब क्या हो गया, समाज, पूरे समाज के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बट वो समाज का ठेका कौन ले रहा है, कौन है वो समाज के ठेकेदार? या तो सरकार को बनना पड़ेगा, या किसी एक कोई एक ऐसा आएगा जो बोलेगा कि सबकी तरफ से मैं कर रहा हूं और मेरी जिम्मेदारी होगी ये इंश्योर करना। बट कोर आइडिया क्या है, सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? ये जो है आपका सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स सोशलिज्म एज अ थ्योरी, सोशलिज्म एज अ फिलोसफी। क्योंकि आपका जो पेपर 1 पार्ट 1 है उसमें आप पॉलिटिकल थ्योरीज भी पढ़ते हो, पॉलिटिकल थ्योरीज में एक थ्योरी सोशलिज्म भी है। कोर टेनेट यही है कि सोशल ओनरशिप होनी चाहिए, कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है,
गांधी का ट्रस्टीशिप मॉडल भी है, ठीक है। गांधी का ट्रस्टीशिप मॉडल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सोशलिस्ट पैटर्न। सोशलिस्ट, जैसे मैंने बोला ना कि ये जो सोशल ओनरशिप है इसकी ठेकेदारी कौन लेगा, है ना। तो गांधीयन आइडियोलॉजी में इसकी ठेकेदारी लेते हैं ट्रस्टीज। उनको ट्रस्टीज क्यों बोला गया है? बिकॉज द सोसाइटी एंट्रस्ट्स देम टू रीडिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज। कंपनी है, कंपनी कौन चलाए? ट्रस्टीज चलाए। ट्रस्टीज किसके? वर्कर्स के ट्रस्टीज होंगे वो, है ना। वर्कर्स ने उनको इंट्रस्ट किया है, अपना भरोसा विश्वास देके वहां पे बिठाया हुआ है ताकि वो उसको गवर्न करे उनकी भलाई के लिए, ठीक है। गांधी अपोज्ड स्ट्राइक्स इन एसेंस, इन थ्योरी अपोज करते थे। हालांकि वो इसमें अहमदाबाद में गए थे वहां के कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने उनकी स्ट्राइक्स में, लेकिन उनका मानना ये था कि आप लोग जो कंपनी के मालिक हैं उनको ट्रस्टीज के तौर पे देखो, कि वो तुम्हारे ट्रस्टीज हैं, वो तुम्हारी भलाई के लिए काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए अम्बेडकर की बनती नहीं थी उनसे, है ना। और कोई भी मार्क्सिस्ट भी एग्री नहीं करेगा जनरली मेथोडोलॉजी से, गांधीयन मेथोडोलॉजी से मार्क्सिस्ट एग्री नहीं करेगा। भगत सिंह ने एग्री किया गांधी से? नहीं किया। गांधीयन विचारधारा में नहीं मानते थे भगत सिंह, कम्युनिस्ट थे भगत सिंह, वो नहीं थे, है ना। तो वो उनके अकॉर्डिंग वो हृदय परिवर्तन का चलता था उनका, तो कि हम हृदय परिवर्तित कर देंगे और चेंज हो जाएगा सब कुछ, है ना। बट इनके अकॉर्डिंग दे वर ऑल seen as tools of exploitation, tools of economic और क्लास एक्सप्लॉइटेशन। वो उन्हीं टूल्स के लिए बोलते थे कि ये तो ट्रस्टीज हैं, ये तो ये है, तो वो उस तरीके से, ठीक है। खैर, तो इन्हीं में हमें देखना है नेचर ऑफ स्टेट। हमारा टॉपिक नेचर ऑफ स्टेट है, सोशलिज्म नहीं है। इन सोशलिस्ट इकोनॉमीज ऑब्वियसली द स्टेट प्लेज अ सिग्निफिकेंट एंड मल्टीफेसेटेड रोल। इनका काम क्या होता है? ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक प्लानिंग भी यही करेंगे, सोशल वेलफेयर भी यही डालेंगे। स्टेट का रोल एनलार्ज हो गया, वहां पे एनलार्ज नहीं था, है ना। बस वहां पे हमने एक पैटर्न क्या पढ़ा था? नियोलिबरलिज्म। नियोलिबरलिज्म या नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म, वहां पे क्या था? स्टेट वेलफेयर रोल में आ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी लार्जली उसका रोल होगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। लेकिन क्योंकि इनइक्वालिटीज बढ़ जाती हैं कैपिटलिज्म की वजह से, तो बस वो वेलफेयर रोल और अज्यूम कर लेगा थोड़ा सा, ठीक है। वेलफेयर पॉलिसीज को पुश करेगा। कैपिटलिस्ट में हमने इवॉल्विंग नेचर में पढ़ा था कि 70s के बाद ये हो गया, वेलफेयर स्टेट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी सोशलिज्म में तो उसका रोल बहुत ज्यादा है। उसके मींस ऑफ प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है ना। रेलवे, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये भी कंट्रोल करेगा। इकोनॉमिक प्लानिंग भी करेगा, सोशल वेलफेयर प्रोविजंस भी डालेगा स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट रोल वैरीज अक्रॉस डिफरेंट सोशलिस्ट मॉडल्स। कहीं पे ये डिग्री ज्यादा होगी, कहीं पे डिग्री कम होगी स्टेट कंट्रोल की या स्टेट ओनरशिप की। इंडिया है, यूएस से बहुत ज्यादा है, बट यूएस में भी बहुत सारी चीजें तो स्टेट ओन करता ही है। नासा है तो स्टेट एंटरप्राइज ही, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, वो सारी कहानी अलग है, लेकिन है तो स्टेट एंटरप्राइज ही अभी भी, है ना। या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट कह लो या एजुकेशन कह लो, वहां पे भी अभी भी स्टेट रखता है इन सारी चीजों में। या फिर इसके अलावा जो आपका ये वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये जो जैसे जैसे वो क्या होता है, वो बच्चे अगर फॉस्टर होम्स और ऐसी स्कीम्स है ना, वहां पे पॉलिसीज है ना कि बच्चे का कोई नहीं तो फॉस्टर होम स्टेट ढूंढ के देगा, तो ये भी वेलफेयर स्कीम्स में आता है। तो इंक्रीजिंग रोल है टुवर्ड्स वेलफेयरिज्म। अभी पहले नहीं होता था, 50s के बाद इतना नहीं था, तब तो प्योर लासेस फेयर इंडिविजुअलिज्म होता था, ठीक है। तो यही है जो अलग अलग सोशलिस्ट मॉडल्स में वेरी करता है स्टेट रोल। रशिया में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही इंटेंस था। रशिया में नहीं, सॉरी, यूएसएसआर में बहुत ही इंटेंस था, ये स्टेट का रोल ज्यादा था, वहां पे इंटेंसिफाइड रोल था। इंडिया में कंपैरेटिवली कम था। अब इंदिरा का इंडिया और मोदी का इंडिया, डिफरेंस है ना सोशलाइजेशन में। सोशलाइजेशन मतलब सोशलिज्म में, ठीक है। हाँ, अब इस अप्रोच की वजह से देयर वाज एन इमर्जेंस ऑफ हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स। कुछ का ऐसे होगा ना कि स्टेट का ही काम है सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना और सब कुछ करना। तो ऐसे स्टेट्स में अब जब आप स्टेट को इतना ज्यादा एम्पावर कर दोगे, जनरली करप्ट हो जाता है स्टेट, जो कि यूएसएसआर में हुआ। यूएसएसआर में बहुत भयंकर लेवल का करप्शन था, ठीक है। उसके खिलाफ जब काम करना शुरू किया आपके निकिता क्रुश्चेव ने, है ना, पॉलिसी ऑफ पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनास्ट, और पढ़ा होगा ना इसके बारे में आपने, एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा। पेरेस्ट्रोइका मतलब ओपननेस, है ना, और प्राइवेटाइजेशन। ये जब उन्होंने पॉलिसीज अपनाना शुरू किया तो उनको पता चला कि सिस्टम में इतने लकूनाज है कि अंदर से सड़ चुका है ये सिस्टम। तो फिर अल्टीमेटली कुछ नहीं हो सकता था उसका, तो कोलैप्स ही होना था वहां पे कैपिटल सोशलिस्ट सिस्टम का, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, बहुत ही सेंट्रलाइज स्टेट्स आए जहां पे कोई राइट्स नहीं थे, कोई लिबर्टीज नहीं थी। दे वर बेस्ड ऑन वायलेंस एंड टेरर, सिमिलैरिटी विद द फासिस्ट स्टेट, जो एक्सट्रीमली सोशलिस्ट स्टेट्स थे।
इसके अलावा बहुत सारे ईस्टर्न यूरोप के और बाद में रशिया में भी रिवोल्यूशन हुए ऐसे स्टेट के खिलाफ। यूएसएसआर में 15 नेशंस थे। यूएसएसआर 15 नेशंस का ग्रुप था, पता है ना तुम्हें? एक रशिया था उनमें, एक रशिया था और 14 ईस्टर्न यूरोप के देश थे। ये हो सकता है 16 हो नंबर, पर मेरे हिसाब से 15 ही है जहां तक मुझे याद है। तो यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसके अंदर 15 नेशंस हुआ करते थे और उनमें से 14 नेशंस के अंदर, सभी नेशंस के अंदर उस सोशलिस्ट स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एक हाईली सेंट्रलाइज्ड और करप्ट स्टेट हो चुका था, करप्ट भी ना बोलो तो जहां पे राइट्स लिबर्टीज कुछ नहीं थे, उनके खिलाफ इन कंट्रीज में प्रोटेस्ट हुए। इन सारी कंट्रीज के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए कि हमें यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट होना है। ये सारे कंट्रीज बाद में इंडिपेंडेंट हुए। बहुत सारी कंट्रीज में यूएस ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई अपनी और इन कंट्रीज को इंडिपेंडेंट कराया, है ना? तो आपको ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशंस हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। फिर बाद में इन नेशंस ने वेस्टर्न लिबरल मॉडल अडॉप्ट कर लिया, स्पेशली एटलीस्ट प्रिंसिपल में तो अडॉप्ट कर ही लिया, कहने को तो लिबरल ही हो गए। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप अभी भी वेस्टर्न यूरोप जितना तो डेवलप्ड नहीं है ना। उसके बाद में ज्यादातर आपको ऐसे स्टेट्स में क्या मिलेगा? एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर। ये बाद में इंडिपेंडेंट तो हुए बट दे बिकेम ऑटोनोमस अथॉरिटेरियन स्टेट्स। Majority of the Eastern European countries suffered from a military coup or something in near future, disintegration के बाद ज्यादातर कंट्रीज में मिलिट्री coup हो रहा है, कहीं पे क्या हो गया, कहीं पे सिविल वॉर हो गई, कहीं पे ऐसा कुछ ना कुछ देखने को मिला ही। क्योंकि अगर आपकी 50 साल की हिस्ट्री है स्टेट कंट्रोल की, और वो स्टेट कंट्रोल एकदम से अगर जाने लगेगा, तो जो नया स्टेट बनता है डिसइंटीग्रेशन के बाद, एग्जाम्पल ले लेते हैं पोलैंड का। पोलैंड मान लो इंडिपेंडेंट हुआ यूएसएसआर से, एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल में था। अब जिन लोगों ने पोलैंड को इंडिपेंडेंट कराया, दे वर आल्सो इन द ग्रीड ऑफ द सेम पावर जो यूएसएसआर एंजॉय कर रहा था। वो सेम पावर अब पोलैंड एंजॉय करना चाहता है, लेकिन जनता तो नहीं चाहती ना वो। तो फिर अथॉरिटेरियन रिजीम्स बन गई उन कंट्रीज में ज्यादातर। अब जाके थोड़ी बहुत शांति आना शुरू हुई है। फिर अब रशिया नहीं आने देता, शांति अटैक कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Most of these states suffer from a crisis of legitimacy, struggle for democracy, and an account of geopolitical ambitions of great power. ज्यादातर कंट्रीज में डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स अभी भी हैं। ठीक है, अब चाइना का केस समझते हैं। चाइना थोड़ा सा यूनिक केस है, कम्युनिस्ट होते हुए डेवलपमेंट में बहुत आगे पहुंच चुका है ना। तो चाइना का केस देखते हैं। 1980s के बाद चाइना ने थोड़ा सा मार्केट मॉडल में आना शुरू कर दिया था। देखो यूएसएसआर ने ये गलती कैसे की? यूएसएसआर में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, दे वर फोर्स्ड। उन्होंने एक इम्प्लोजन का इंतजार किया। इम्प्लोजन मतलब अंदरूनी विस्फोट। उन्होंने उसका इंतजार किया, जब तक सब फट नहीं गया ना, तब तक वो लेके नहीं आए। लिबरलाइज नहीं किया उन्होंने अपनी इकोनॉमी को। चाइना एक हद तक इस चीज को समझ चुका था पहले 70s 80s में। माओ जेडोंग के टाइम से ही, इनफैक्ट माओ जेडोंग के बाद से ही वहां पे, स्पेशली जू एनलाई के टाइम पे, है ना, जू एनलाई के टाइम पे चाइना में उन्होंने थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया था। और पहला इन्होंने लिबरलाइजेशन किया था एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में उन दिनों कॉन्सेप्ट तो वही होता है ना, छोटे छोटे फार्मर्स हैं तो कलेक्टिव लैंड का कॉन्सेप्ट होता है ना, या स्टेट कंट्रोल का कॉन्सेप्ट होता है। तो इन्होंने उस चीज को स्ट्रीमलाइन किया और बहुत सारी जगहों पे जहां पे एक फार्मर के पास मान लेते हैं सफिशिएंट जमीन है, तो उसको छोड़ दिया कि तू अकेले कर ले खेती। लेकिन ऐसे एरियाज में जहां पे फार्मर्स के पास बहुत छोटे छोटे खेत है, वहां पे लैंड कंसोलिडेशन पे काम किया कि 5 लोगों की कमेटी बना दी, पांचों फार्मर्स एक साथ अपना खेत जोड़ेंगे और साथ में प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो कॉशियस लिबरलाइजेशन पे फोकस किया। चाइना ये काम पहले कर चुका था, उन्होंने 70s 80s में शुरू कर दिया था ये काम। ठीक है, तो चाइना स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अ मार्केट मॉडल इन देयर इकोनॉमी, हाउएवर विद नो चेंजेस इन देयर पॉलिटिकल मॉडल। तो वही था, आज भी सिंगल पार्टी सिस्टम है चाइना, है ना, आज भी सिंगल पार्टी सिस्टम है, मेजॉरिटी एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, चाइना का कैपिटलिज्म स्टेट लेड कैपिटलिज्म ऑब्वियसली, है ना। कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर ने एक लेसन दे दिया था नया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को कि इम्प्लोड होने का इंतजार नहीं करना है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके करते चलो ताकि वो भर ना जाए। तुम्हें क्या लगता है चाइना में सिविल लिबर्टीज कैसी हैं आज? ऑप्शन देता हूँ, यूएस से अच्छी, यूएस से बेकार। हाँ, ये दो ऑप्शन है अभी तो फिलहाल। यूएस से बहुत ही बेकार, इंडिया से अच्छी, इंडिया से बेकार, इंडिया से भी बेकार। ठीक है, बहुत अथॉरिटेरियन है वहां पे, यहाँ की कंपेरेटिव सिविल लिबर्टीज नहीं है वहां। वहां पे वो सोशल मीडिया एप्स भी तुम वो यूज कर सकते हो जो उनकी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है।
कितने चाइनीज इन्फ्लुएंसर्स को जानते हो तुम? लेकिन तुम बहुत सारे यूएस इन्फ्लुएंसर्स को जानते हो या यूरोपियन इन्फ्लुएंसर्स को जानते होगे। कंट्रोल करता है, ठीक है। खैर, जो यूएसएसआर का कोलैप्स था उसने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को एक लेसन दे दिया था। एलेक्स डी टोकेल का एक कोट है, द टायरनीज आर मोस्ट वल्नरेबल नॉट व्हेन दे आर एट देयर मोस्ट रिप्रेसिव बट व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग रिफॉर्म। यूएसएसआर जब अपने भयंकर करप्शन पे था, अपने भयंकर रिप्रेशन पे था, कोई सिविल लिबर्टीज नहीं थी, कुछ नहीं थी, करप्शन भी पीक पे चल रहा है यूएसएसआर में। मैं 70s की बात कर रहा हूँ, 70s 80s की बात कर रहा हूँ, है ना। सारा खर्चा ये लोग आर्म्स रेस पे, स्पेस रेस पे कर रहे हैं, जनता को कुछ नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ यूएसएसआर का। जैसे ही यूएसएसआर में ये मिखाइल गोर्बाचेव ने, ये निकिता ख्रुश्चेव वगैरह ने, स्पेशली गोर्बाचेव ने जब ये रिफॉर्म्स पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट लाना वहां पे शुरू किया, तब डिसइंटीग्रेट हुआ। वो नहीं संभाल पाया वो रिफॉर्म। जब तक नहीं दे रहे थे तब तक ठीक था, जैसे ही देने लगे ना ऐसे ही कोलैप्स कर गया। बिल्कुल सही कोट है इसका। ज्यादातर टेरनीज में जब भी वो देखो, या तो वो इतने पावरफुल है कि वो किसी भी तरीके के रिफॉर्म को रेजिस्ट कर सके और रिफॉर्म आने ही ना दे, तब तक तो वो स्टेबल रहेंगे। कोई भी टायरनी रिफॉर्म तभी ट्राई करती है जब वो वीक पड़ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ा बहुत रिफॉर्म दे देंगे ना, रिफॉर्म नामक लॉलीपॉप एक दे देंगे जनता को, तो शांत रहेगी जनता। जैसे ही वो देने लगते हैं तो ये एक इंडिकेशन भी होता है कि ये वीक पड़ रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो और स्ट्रांग हो जाता है और उसको खत्म कर देता है, ठीक है। इंडिया का केस देखो, 1909 से पहले इन्होंने कोई सिग्निफिकेंट रिफॉर्म नहीं दिया हमें, तो पॉलिटिकल मूवमेंट भी वैसे ही रहती थी, ऐसे इक्की दुक्की, है ना, स्पार्सली लोकेटेड। जैसे इन्होंने 1909 में हमें दिया मॉन्टे मेर्लो रिफॉर्म्स, उल्टा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इन्होंने हमें दिया, उसके बाद भड़क गए लोग, उसके बाद भड़क गए, ठीक है। चलो आगे आते हैं। This happened with the USSR and the Chinese strengthened their control rather than liberalizing it. 1980s में उन्होंने मार्केट को लिबरलाइज करने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि यार रशिया, ये जो यूएसएसआर है, ये इसने रिफॉर्म अटेम्प्ट किया और कोलैप्स कर गया, तो हमें क्या करना है? रिफॉर्म अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, हमें रिफॉर्म अटेम्प्ट नहीं करना है, और स्ट्रेंथन कर लिया कंट्रोल। China moved towards stricter authoritarianism with active suppression of democracy in Hong Kong, delegitimizing one country, two systems theory. हांगकांग भाग गई थी ना वहां की सरकार, क्या नाम है, सॉरी ताइवान भाग गई थी सरकार। हांगकांग तो इनको ये अपना मानते थे, हांगकांग अपने आप को अलग बोलता है। चाइना अ न्यू फॉर्म ऑफ मोनार्की, जिनपिंग लीडर फॉर लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया 2018 में। पहले तो 2 ही टर्म्स ले सकता था कोई भी प्रेसिडेंट, अब जिनपिंग ही रहेगा जब तक वो जिंदा है। और तुम चाइना का कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव ऐसा है कि तुम इसकी बात नहीं करते, तुम पुतिन की बात फिर भी कर देते हो कि पुतिन ने अपने आप को जीवन भर का प्रेसिडेंट बना दिया, तो पुतिन अथॉरिटेरियन है। तुमने जिनपिंग की बात क्यों नहीं की कभी? ये तुम्हारे मन में जिनपिंग का थॉट क्यों नहीं आता? जिनपिंग ने भी सेम किया है। इंडिया में इलेक्शंस तो हो रहे हैं, वहां तो जिनपिंग ही है जब तक जिंदा है। अब बताओ, 2018 में अमेंडमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में चाइना के, वही रहेगा जब तक जिंदा है, लीडर फॉर लाइफ। हम्म। हाँ तो क्या था? ताइवान, ताइवान और हांगकांग। अरे एक्टिव होने से जरूरत क्या, जहां पे एक्टिव करने की जरूरत पड़ती है ना। पुतिन के पास तो कोई रास्ता नहीं बचा था, है ना, उसके पास तो कोई रास्ता नहीं बचा था। चाइना के सारे पोर्ट फ्रीज कर दो आप, फ्रीज मतलब क्लाइमेटिकली, है ना। अगर चाइना के सारे पोर्ट्स फ्रोजन होते और उसके पास इकलौते पोर्ट्स बचते ताइवान और हांगकांग के, जो कि वार्म वाटर्स के हैं या फिर अनफ्रोजन है, तो तुम्हें क्या लगता है ताइवान और हांगकांग क्या होता? कब का हो चुका होता, ठीक है। उसका जो इन्वेजन है, इट्स इकोनॉमिक इन्वेजन, दूसरे टाइप का इन्वेजन है अभी, ठीक है। उनका इन्वेजन बहुत अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने ग्रुप में भी डाला था, तुम लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा। एक स्कारबोरो शोल है, शोल पता है ना तुमने, एक ज्योग्राफिक फीचर होता है शोल, बीच में लगून, साइड में कोरल रीफ, है ना। तो एक स्कारबोरो शोल है इधर फिलीपींस के कोस्ट से 200 किलोमीटर ऊपर, साउथ चाइना सी में। तो चाइना ने वहां पे एक नेशनल नेचुरल रिजर्व
प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। अच्छा, वो जो आइलैंड है, जो शोल है, वो किसी का नहीं है, वो चाइना का भी नहीं है, फिलीपींस का भी नहीं है, लेकिन वो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। वो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, यानी कि उसके विद इन वो कोई भी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिलेंगे उसको वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है चाइना। अब वो जो शोल है ना, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक फिशिंग ग्राउंड। चाइना, ताइवान, फिलीपींस, आसपास के और भी जो कंट्रीज है सभी वहां पे, क्योंकि वो ओपन वाटर्स में आ गया ना, तो यूएन क्लोज कहता है कि ओपन वाटर्स में जो रिसोर्सेज होंगे सब उसका रीजनेबल यूज कर सकते हैं, रीजनेबल यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, पर वो ओपन वाटर्स ही कंसीडर होता है। फिलीपींस तो कर ही सकता है रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट, बट सभी उसके आसपास जो है उसको यूज कर सकते हैं फिशिंग ग्राउंड्स, फिशिंग के लिए। अब फिलीपींस तो करता है, ठीक है, नॉर्मल जाल डाल के जो फिशिंग होती है। ये लोग क्या करते हैं, चाइना, वो बड़ी बड़ी शिप्स जाती हैं और वो वेटेड नेट्स होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो सतह पे डाल देते हैं, नेट्स को सतह पे डाल देते हैं वेट्स के साथ। फिर क्या होता है, वो कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो फिशेज आ जाती हैं ऊपर, और फिर वो मोटराइज्ड उसको, वो पूरे नेट को एज इट इज खींच लेते हैं, इकट्ठी गायब हो जाती हैं फिशेज पूरे एक अच्छे खासे एरिया की, है ना। इसको हम बोलते हैं टॉलिंग, TAWLING, टॉलिंग। टॉलिंग बैंड है, वो टॉलिंग करता है। अभी उसने बोला है कि मैं 3,254 हेक्टेयर का एक नेशनल नेचुरल रिजर्व बनाऊंगा। नेशनल क्यों बना रहा है इंटरनेशनल वाटर्स में? नेशनल नेचुरल रिजर्व बनाऊंगा स्कारबोरो शोल के कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखो, इन्वेस्टमेंट होगी उसमें भयंकर, इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रेजेंस आ जाएगी, प्रेजेंस आ जाएगी तो बस उसका हो गया। ऐसे करता है, ये इन्वेजन है इसका। ये इन्वेजन यूएसएसआर कर चुका है पहले, इस तरीके का इकोनॉमिक इन्वेजन। सारा डेवलपमेंट ईस्टर्न में हो जाता था इसका भी, है ना। अच्छा खासा डेवलपमेंट किया है उस टाइम के, अच्छे खासे इन्होंने बनाए हैं यूक्रेन वगैरह में, और इधर पोलैंड में, ये लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह में पुराना इन्वेस्टमेंट अच्छी हुई है उस दौरान की। ऐसे चाइना अभी करता है, उसको जरूरत नहीं है, उसके सारे एक दिन ये पोर्ट्स फ्रीज कर दो आप, या किसी भी कारणवश, किसी भी नेचुरल रीजन की वजह से उसके जिस दिन पोर्ट्स पे एक्सेस बंद हो गया, देखना उसके बाद क्या करता है चाइना। ठीक है, खैर, तो चाइना कैन बी कंसिडर्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ मोनार्की बिकॉज जिनपिंग कहने को तो इलेक्ट होके आया था, लेकिन अभी वो क्या है, लीडर फॉर लाइफ। समझ आया? तो ये सोशलिस्ट नेचर का है। जनरली यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे हाईली सेंट्रलाइज स्टेट्स आते हैं, और ये हाईली सेंट्रलाइज स्टेट्स फिर इतना ब्रूटल रिप्रेशन करते हैं कि लोग फिर भड़क पड़ते हैं, और फिर भड़क पड़ते हैं तो यहाँ पे जनरली इंडिपेंडेंस और छोटी छोटी यूनिट्स के इंडिपेंडेंट होने की डिमांड होती है। ये जो यूनिट्स होती हैं, ये भी उसके बाद में क्या हो जाता है इनका, दे ऑल्सो बिकम ऑथोरिटेरियन इन देमसेल्व्स। ठीक है, सोशल स्टेट्स। अब कमाल की बात ये है, ये जो नरेटिव है, इट इज ऑल्सो हाईली यूरोसेंट्रिक। इन्होंने डेवलप्ड में तो देखो कितना बढ़िया बताया था ना, कि डेवलप्ड नेशंस और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में तो सब अच्छा ही होता है, वहां तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। वहां पे इवोल्यूशन किस में बताया है? इवोल्यूशन इनटू वेलफेयर स्टेट। और यहाँ पे इवोल्यूशन किस में बताया? इवोल्यूशन इनटू अथॉरिटेरियन स्टेट्स। एक सोशलिस्ट अथॉरिटेरियन सेंट्रलाइज स्टेट है, उससे होके लोग इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंट होने के बाद वो भी अथॉरिटेरियन ही बनेंगे। मतलब देयर इज जस्ट डूम इन सोशलिज्म। आ गया ना वहां की थ्योरीज को लेके थोड़ा सा झुकाव। खैर, समझ आया ये? तो चाइना समझ आ गया। चाइना के बाद में आप चलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज। सोशलिस्ट अलग पढ़ा है, डेवलपिंग अलग देखेंगे पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में। डेवलपिंग इकोनॉमीज को आप जनरली इन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है लैटिन अमेरिका और कैरिबियंस, ठीक है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियंस, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका, सब सहारन, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया किस में आता है? कोई कह रहा साउथ, कोई कह रहा साउथ ईस्ट, साउथ एशिया में आता है। ठीक है, ब्रॉड ट्रेंड्स देख लेते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, ध्यान से सुनना है। बहुत सारे जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं, ये पहले क्या थे? देवर प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रलाइज स्टेट अपैरेटस था उनके पास। कैसे था सेंट्रलाइज स्टेट अपैरेटस? इंडिया को क्या मिला? ब्रिटिश लीगेसी मिली ना। ब्रिटिश सरकार दिल्ली में बैठती है, सेंट्रलाइज्ड है, प्रेसिडेंट यानी कि वाइसरॉय के पास बहुत सारी पावर्स हैं। वाइसरॉय के पास नहीं है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर्स वही एक्सरसाइज करता है ना। तो मुझे कोई भी ऐसा कॉलोनियल स्टेट का एग्जांपल दो जो कि कंप्लीटली फेडरल हो।
बोलिए। नहीं मिल रहा, मिलेगा भी नहीं। सारे कॉलोनियल वर्ड्स, सारे कॉलोनियल कंट्रीज, मतलब जो अर्स्टवाइल कॉलोनियल कंट्रीज थे, वो उनमें ज्यादातर में अभी सब में तुम्हें क्या मिलेगा? सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट विद अ टेंट ऑफ फेडरलिज्म, ज्यादातर कंट्रीज। ठीक है, समझ आया? हमजा अलावी एक स्कॉलर है, उन्होंने इसको बोला है ओवर डेवलप्ड स्टेट, वन विद अ पावरफुल ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री स्ट्रक्चर डिसप्रपोर्शनेट टू द एग्जिस्टिंग सोशल क्लासेस विद इन द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। वही लीगेसी कैरी हुई। तो अब क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री स्ट्रक्चर तो अच्छा खासा पावरफुल है, लेकिन जो सोशल क्लासेस और उनका जो डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली कम है, डिसप्रोपोर्शनेट है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हाईली डेवलप्ड है। एक बात बताओ तुम लोग, 9% लिटरेसी, 9% लिटरेसी, कम से कम भी 20 करोड़ जनता भुखमरी की कगार पे है ना। और हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और प्रॉपर मिनिस्ट्री और हर स्टेट में इलेक्शंस और सब कुछ, ओवर डेवलप्ड स्टेट का वो बोलते हैं इसको। ठीक है, हमजा अलावी ने ये टर्म दिया है। द एब्सेंस ऑफ अ रोबस्ट इंडिजिनस bourgeois who would have typically formed the class basis for functioning state in a classical Marxist and allowed the bureaucratic military oligarchy to wield significant power, sometimes independent of the native social forces. पाकिस्तान, क्या हुआ पाकिस्तान में? ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री सेटअप इतना स्ट्रांग था और वहां का जो सोशल बुर्जुआ था वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि उस ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री सेटअप को ओवर पावर कर सके और ट्रू डेमोक्रेसी या ऐसा कोई भी सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव नोशन ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो सके। या तो मिलिट्री को आ जाता है, या कोई ऑफिसर या ऐसा कोई सीनियर ऑफिशियल होता है, वही जनरली सरकार को कंट्रोल कर लेता है, कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, इंडिया ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम इंस्पेक्टर राज फॉर लाइक फर्स्ट 30-40 years, और लाइसेंस राज। लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज क्या है? यही तो है। कोई पुलिस वाला आता है तो पुरानी फिल्मों में देखना, वो गरीब आदमी उसको माई बाप बोल देता है। क्यों? ओवर डेवलप्ड स्टेट, सोशल क्लासेस डेवलप हुई नहीं, ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री सेटअप जो पुरानी, जो वो एक्सट्रैक्टिंग जो कॉलोनियल पावर्स थी, है ना, उन लोगों ने ऐसा बना रखा था, तो वही कैरी ऑन हुआ आगे। अब वही कैरी ऑन हुआ तो अब वो इतनी जल्दी प्रोपोर्शन में कैसे लेके आओगे? ठीक है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पॉपुलेशन, थर्ड लार्जेस्ट आर्मी, लेकिन सोशल क्लासेस क्या उतनी डेवलप्ड हैं? क्या मिलिट्री पे इतनी स्पेंडिंग कर सको? नहीं कर सकते, है ही नहीं इतनी डेवलप। तो जनरली डेवलपिंग सोसाइटी जो पुरानी कॉलोनियल पावर्स थी, वहां पे आपको क्या मिलेगा? कोई भी ऐसा इंडिजिनस बुर्जुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, इंडिजिनस बुर्जुआ नहीं मिलेगा जो कि जनरली क्या करता है, ऐसा कोई क्लास बेसिस बना देता और ऐसा एक फंक्शनल स्टेट तैयार कर देता, तो ऐसे कंट्रीज में ज्यादातर ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री ओलिगार्की आ जाती है। ओलिगार्की, रूल ऑफ फ्यू, करप्टेड रूल ऑफ फ्यू, एरिस्टोक्रेसी का खराब वर्जन है ओलिगार्की। पता है ना तुम्हें? एरिस्टोक्रेसी का खराब वर्जन है ओलिगार्की, करप्टेड फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी इज कॉल्ड ओलिगार्की। तो ऐसी जगहों पे जनरली यही होता है। तो पाकिस्तान देख लो, म्यांमार देख लो, बांग्लादेश देख लो, बांग्लादेश भी एक तरीके से देख लो, मिलिट्री को तो हुआ ही है ना वहां भी। और चाहे अब नेपाल देख लो, तो नेपाल तो खैर कॉलोनी नहीं था लेकिन फिर भी, मालदीव देख लो, श्रीलंका में यही हुआ। ठीक है, ज्यादातर कंट्रीज में यही हुआ जो कॉलोनियल था। एक्सेप्शन क्या है? अगेन इंडिया, इंडिया इस चीज में एक्सेप्शन। इंडिया में जो सोशल बुर्जुआ था वो प्रेजेंट था कांग्रेस पार्टी के तौर पे, वो सोशल बुर्जुआ यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, तो इट प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर अ फंक्शनल स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री कभी भी एम्पावर नहीं कर पाई उस सोशल बुर्जुआ को। ठीक है, इसीलिए मार्क्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस और कांग्रेस को बुर्जुआ ही बोलता था, और वो बोलता था कि ये अब बने करेंगे एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी का मानना ये है कि बुर्जुआ अगर नहीं होता तो ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री ओलिगार्की आ जाती, जो कि ट्रू है, आती, पक्का आती। एग्जाम्पल देता हूँ, हैदराबाद बहुत बड़ा स्टेट था ना, अच्छा बड़ा स्टेट था। इनफैक्ट निजाम मीर उस्मान अली उस टाइम पे दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक था, है ना, दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक था।
अच्छे, उसके पास ट्रेजरी में, मतलब काफी रिच आदमी था। और आज का मॉडर्न डे मराठी स्पीकिंग एरिया, बहुत सारा कन्नड़ स्पीकिंग एरिया उसमें आता था, पूरा तेलुगु, जो तेलुगु देश है यानी कि आंध्र प्रदेश और पूरा तेलंगाना आता था, बहुत सारे तमिल स्पीकिंग एरियाज भी उसी में आते थे, हैदराबाद में। तो जब वहां पे ऑपरेशन पोलो हुआ हैदराबाद में, तो बहुत टाइम तक, मतलब 52 में ही हुए ना इलेक्शंस, तो सॉरी 51 में, 52 में हुए हैं पक्का। हाँ वही 51 52 में इलेक्शंस हुए, और ये ऑपरेशन पोलो कब हो गया था? 49 में, 49 40 48 में ही हो गया था शायद, मेरे को एग्जैक्ट ईयर मैं मिस कर रहा हूँ अभी, या तो 48 या 49 में हो गया था। 2 साल तक मिलिट्री रूल था। तुम सोचो, इंडियन आर्मी ने रजाकर्स को हरा दिया, निजाम ने सरेंडर कर दिया, रजाकर्स ने सरेंडर कर दिया, सब कुछ हो गया। तो जब तक वहां पे सरकार नहीं आई इलेक्ट हो गए, तब हैदराबाद को गवर्न कौन कर रहा था? मिलिट्री। जिस मिलिट्री कमांडर ने ये जो ऑपरेशन पोलो हेड किया था, वही वहां के मिलिट्री गवर्नर थे। पूरे हैदराबाद, इतने बड़े स्टेट के गवर्नर थे। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे सोशल बुर्जुआ एब्सेंट होता और एक इफेक्टिव डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होता कांग्रेस के तौर पे, या और भी जितनी भी उस टाइम पे तो अपोजिशन पार्टीज भी ठीक ठाक थी, सीपीआई वगैरह होती ही थी उस दौरान, अगर ये लोग नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है हैदराबाद वो दे देता? नहीं देता वो। ठीक है, और उसके बाद में लॉबिंग होती तो हो सकता है और मिलिट्री कमांडर्स मिलके भी मिलिट्री को इंडिया में प्लान कर लेते, मार देते नेहरू को, क्या जा रहा है, हो सकता था, है ना? तो ज्यादातर कंट्रीज में यही हुआ है, तो इट इज नाउ बीइंग स्टडीड एज अ ट्रेंड, बट इंडिया में नहीं हुआ था। समझ आया? ये पैरेलल्स ड्रॉ किया करो। आगे चलो, अब चलते सब सहारन अफ्रीका में क्या हुआ। Same, many African states inherited powerful centralized colonial structures designed for control rather than indigenous development. This combined with issues like political instability, ethnic divisions, economic reliance on former colonial powers, and the prevalence of authoritarian rule. यहाँ पे presents a formidable obstacle to nation building, governance and achieving inclusive development. बहुत जनरल सी लाइन है, जो मैंने अभी ओवरऑल समझाया वही है अफ्रीका में भी। स्ट्रक्चर्स तो आ गए, सोशल डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं, फिर एथनिक इश्यूज भी है वहां, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, कू हो जाता है कभी, क्या हो जाता है, इसीलिए तुम्हें पता है पूरे ये जो साहेल है, पूरे साहेल में यही चल रहा है ना? सब सहारन अफ्रीका हम जिसको बोलते हैं, बुर्किना फासो, ये नाइजीरिया तो अच्छा है, उसके नीचे वाला, हाँ, कॉन्गो, सूडान, है ना, ये सारे इन सब कंट्रीज में यही चल रहा है। फिर आ जाओ मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, इनको बोला जाता है मेना। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, इनके लिए एक एब्रिविएशन यूज की जाती है मेना। नॉर्थ अफ्रीका में आपके अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, है ना, और मिडल ईस्ट तो तुम्हें पता ही है, सारा अरेबियन पेनिनसुला है पूरा। तो इन स्टेट्स में दे स्ट्रगल टू क्रिएट अ कोहेसिव नेशनल आइडेंटिटी एंड एस्टैब्लिश पॉलिटिकल लेजिटिमेसी फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ कॉलोनियल रूल। उसके बाद में नहीं हो पाया। द लीगेसी ऑफ कोल्ड वॉर एरा सुपर पावर इंटरवेंशन एंड द ऑनगोइंग स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन कंटिन्यू टू शेप द रीजन्स पॉलिटिकल लैंडस्केप। पहली लाइन अफ्रीका के लिए, दूसरी लाइन मिडल ईस्ट के लिए। पहली लाइन क्या बोल रही है कि यहाँ पे कोई नेशनल आइडेंटिटी के चक्कर में आज तक भी ये लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं, है ना? अल्जीरिया वगैरह, ये इजिप्ट को क्या पड़ी थी इसराइल पे अटैक करने की? कुछ नहीं पड़ी थी, कुछ नहीं पड़ी थी। वो क्या लेन देना इसराइल पे अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या लेन देना उसे? लेकिन नेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस, उसके चक्कर में। और जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में पूरा का पूरा मिडल ईस्ट हैज बीन अ प्लेग्राउंड ऑफ कोल्ड वॉर सुपर पावर्स। यूएसएसआर और यूएसए दोनों मिलकर खेलते रहते हैं मिडल ईस्ट, खेलते रहे थे मतलब, है ना? तो वहां पे भी यही चलता रहा। साउथ एशिया में आ जाओ, एक्सक्लूडिंग इंडिया, देखो साउथ एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया, other South Asian nations like Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, they grappled with complex tasks of establishing efficient governance and fostering national identity, क्योंकि diverse populations थी बहुत ज्यादा, और वहां की मिलिट्री और रिलीजियस फोर्सेस ने भी सिस्टम को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। तुम इधर उलेमा काजियों को संभाल लो पाकिस्तान में, या तुम मिलिट्री वालों को संभाल लो, साथ में दोनों संभलते ही नहीं। ठीक है? Complicated democratic stabilization in Pakistan and Bangladesh, while ethnic conflict led to civil war in Sri Lanka, Sinhala, Tamil. Nepal's transition from monarchy to democracy, then again monarchy, then again democracy, then military dictatorship, न जाने क्या क्या होता रहता है नेपाल में, अब फिर वो हो गया है। ठीक है, तो वो भी चलता रहता है।
साउथ ईस्ट एशिया में आ जाओ, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स है साउथ ईस्ट एशिया के, वहां पे तुम्हें इतनी डाइवर्सिटी मिलेगी, लेकिन उसके बाद इन कंट्रीज ने भी अच्छा किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस है ना, ईस्ट एशियन टाइगर्स कहते हैं अब तो इन्हें, है ना। एम्ब्रेस स्टेट लेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, द रीजन्स एंगेजमेंट विद ग्लोबलाइजेशन फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रिजर्विंग नेशनल सोवरेनिटी। ये थोड़े बहुत चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया, और अभी ठीक ठाक डेवलप कर रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, ये सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज है, और अभी टूरिज्म वगैरह में लेके भी अच्छा काम कर लेते हैं, सारी दुनिया को पॉम ऑयल खिला खिला के बैंड बजा देते हैं। ठीक है, वो तो है ही साथ साथ। इंडिया इंडिया का पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जर्नी हैज प्रायोरिटाइज्ड एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क विद इन इट्स वास्ट एंड डाइवर्स सोसाइटी। ये तुम सारा पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ते ही हो। ठीक है, न्यू इंपीरियलिज्म बाय द यूएसए, देयर हैज बीन अ लिमिटेड अट्रैक्शन टुवर्ड्स सोशलिज्म। थोड़ा थोड़ा न्यू इंपीरियल हो गए ना। कैसे हो गए न्यू इंपीरियल? कैपिटलिस्ट स्टेट को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता था? इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। अब यही कैपिटलिस्ट स्टेट ने अपनी पॉलिसीज में वेलफेयर घुसा दिया, अब तुम्हारे पास क्रिटिसिज्म ही नहीं बचा, है ना। भाई फ्री मार्केट इकोनॉमी भी रह जाएगी, और जो इनइक्वालिटी आएगी उसको स्टेट अपनी वेलफेयर पॉलिसी से काउंटर कर देगा। अब कैसे क्रिटिसाइज करोगे? दोनों खुश हो गए। तो जनरली धीरे धीरे जब से न्यू इंपीरियलिज्म पावरफुल हुआ 80s के बाद, तब से कोई भी कंट्री सोशलिज्म की तरफ नहीं गया है। पढ़ेंगे पेपर 1 पार्ट 1 में। न्यू इंपीरियलिज्म का मेन क्रिटिसिज्म यही है, मुखौटा है बस। इट्स अ मुखौटा, इट्स अ मास्क, इट्स स्टिल इंपीरियलिस्टिक। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये वाले टॉपिक में किसी को भी कोई डाउट है? इतना सा तो गूगल कर लेती इसमें, मतलब ये टीपीटी पीटीए कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक 2 खत्म होता है। टॉपिक 3 पे चलते हैं हम। ठीक है, टॉपिक 3 है पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। इसके अंदर हम बेसिक पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट्स एंड, अब देखो अगेन, क्या पढ़ना, क्या है टॉपिक, क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, ये टॉपिक है। पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन में क्या पढ़ोगे तुम? पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ोगे, प्रेशर ग्रुप्स ग्रुप्स पढ़ोगे, और सोशल मूवमेंट्स पढ़ोगे। लेकिन इन तीनों को तुम डिवाइड करोगे इन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज एंड डेवलपिंग सोसाइटीज अलग से। समझ आया? तुम पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट्स एक बार तो पढ़ोगे एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में, और पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट्स एक बार पढ़ोगे डेवलपिंग सोसाइटीज में। कोई दिक्कत? इजी है। तो इसमें से पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पढ़ लो, एक 2 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पढ़ लो, और ये नीचे जो स्टेटमेंट दे रखी है हेरोल्ड लास्की की, इसके बारे में पढ़ लो।
चलो देखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो हेरोल्ड लास्की ने कहा है कि मीटिंग का तो इसमें ऑन ही था माइक। चलो तो लास्की ने बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव टू पार्टी गवर्नमेंट। ठीक है, save dictatorship in any state of modern size. Government requires leaders, and leaders require not an incoherent mob behind them, but an organized following, able to channelize the issue for an electorate with a free choice. इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है कि लीडर्स को एक ऐसा इनकोहेरेंट मॉब या इनकोहेरेंट भीड़ नहीं चाहिए अपने पीछे। एक ऑर्गेनाइज्ड फॉलोइंग जब तक उनकी नहीं होगी तब तक वो इश्यूज को चैनलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ट्रेडिशनली पॉलिटिकल पार्टीज की क्या इंपॉर्टेंस थी और आज क्या इंपॉर्टेंस है, यही देखना है आपको। तो ट्रेडिशनल व्यू या नॉर्मेटिव व्यू एडमंड बर्ग का है कि वो क्या, उसका मानना क्या है, पार्टी इज अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड फॉर प्रमोटिंग बाय देयर जॉइंट एंडेवर्स द नेशनल इंटरेस्ट अपॉन सम पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स इन व्हिच दे ऑल अग्रीड। लेकिन मॉडर्न व्यू क्या कहता है, मैक्स वीबर ने डिफाइन किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नथिंग बट पावर मशीन। कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस और कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या तुम्हें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज नजर आती है? बोलो, पढ़ा है ना कांग्रेस पहले? तो कांग्रेस का इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, बेसिक आइडिया क्या था? नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट, व्हाट वाज नेशनल इंटरेस्ट? इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल पावर। उसके जो सारे एफर्ट्स थे, सब कुछ था वो इसी डायरेक्शन में था। और आज की कांग्रेस, दे वांट टू कम इन पावर, है ना? तो मॉडर्न व्यू ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नथिंग, दे आर जस्ट वेपन्स फॉर पावर या वेपन्स टू एक्वायर पावर और मेथड्स टू एक्वायर पावर। हाँ तो बिल्कुल, हाँ तो टाइम की बात है ना, टाइम की तो बात है, कंटेक्स्ट की तो बात है। तो एडमंड बर्ग का कहना है कि पार्टी क्या है, देखो इज अ बॉडी ऑफ मैन यूनाइटेड फॉर प्रमोटिंग बाय देयर जॉइंट एंडेवर्स द नेशनल इंटरेस्ट। कितनी कितनी अच्छी बात है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। नेशनल इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टी अगर काम करती तो एक बात बताइए, कांग्रेस बीजेपी को क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की? जाके रोड सड़कें साफ करे, एम्प्लॉयमेंट दिलाए, अपनी फैक्ट्रीज खोले, क्राउड फंडिंग करके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, फ्री में स्कूल खोले, फ्री में कॉलेज खोले। नेशनल इंटरेस्ट ही है ना। तो नेशनल इंटरेस्ट में काम करने बोलते तो यही है ना, बोलते तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल इंटरेस्ट में काम करती है, या ट्रेडिशनल व्यू तो यही कहता है। बट इनको चाहिए क्या? पॉलिटिकल पार्टी ने ये पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या सरकार में आना ही होता है? पॉलिटिकल पार्टी का काम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी हो सकता है। ये जाए लोगों को रूबरू कराएं कि उनके क्या पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनको अपना वोट क्यों एक्सरसाइज करना चाहिए, ये भी तो कर सकते हैं, है ना? एक ही चीज पे क्यों फिक्सेटेड रहते हैं? ये मॉडर्न व्यू, हाँ ये मॉडर्न व्यू है। मॉडर्न व्यू है ये, मैक्स वीबर कहता है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज आर पावर मशीन्स, उनका एक ही पर्पस है, टू एक्वायर पावर। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है कैच ऑल पार्टीज कॉन्सेप्ट। कैच ऑल पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मकसद ये होता है कि सबको ले लें। सोशलिस्ट भी ले लो, कैपिटलिस्ट भी ले लो, दो नेता दलित भी ले लो, दो नेता मुस्लिम ले लो, दो नेता सिख ले लो, दो नेता क्रिश्चियन ले लो, है ना, दो नेता महिला ले लो। जिसका मुद्दा होगा उसको आगे खड़ा कर देंगे कैंपेनिंग में। इसको बोलते हैं कैच ऑल पार्टी कॉन्सेप्ट। कैच ऑल, सबको कैच करने की कोशिश करती है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय ऑटो किरशहाइमर, है ना, एज पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू पॉलिटिकल पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो सोशल डेमोक्रेटिक कंसेंसस था 1950s के ब्रिटेन का एंड द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक कंसेंसस इन वेस्टर्न यूरोप were causing a disappearance of what he called principled opposition in those political cultures, meaning that he felt politics devoid of substance, conflict and choice. Conflict था ही नहीं,
कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस में बिजनेस लॉबी नहीं है क्या? है। कांग्रेस में भी बिजनेस लॉबी है, उनकी अपनी है। बीजेपी में बिजनेस लॉबी है। कांग्रेस में भी राइटिस्ट है, बीजेपी में भी राइटिस्ट है। कांग्रेस में भी सोशलिस्ट है, बीजेपी में भी सोशलिस्ट है। कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स हैं, बीजेपी में मुस्लिम लीडर्स। क्या चौल पार्टी है? जैसे ये पता है ना, ये कार्टून देखो, क्या समझ आ रहा है इस तुम्हें कार्टून से? ये तब की बात है जब मीडिया और न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंटली काम किया करते थे। तब भी करते हैं, हमें मिलते नहीं है उतना। कौन समझाएगा ये कार्टून क्या कहता है? ये लेडी कौन है कार्टून में? मायावती है, बहन कुमारी मायावती। इन्होंने एक दलितों के लिए पार्टी शुरू की, बहुजन समाज पार्टी, और सत्ता में भी आई। ठीक है। जब ये पार्टी आई थी तो आइडियोलॉजिकली, मतलब आइडियोलॉजिकल स्टांस क्या था कि ब्राह्मणिज्म को अपोज करेगी, क्योंकि दलितों पे अत्याचार किया है हमेशा से। मोटो था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये इनका नारा था। पॉलिटिकल कैंपेनिंग। तिलक मतलब पंडित, तराजू बनिया, तलवार क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय सब तीनों को जूते मारो, ये पॉलिटिकल नारा था इनका। आने लगी सरकार में, ठीक है, लेकिन यूपी में मैंने बताया ब्राह्मण यादव वोट वो बहुत है। यूपी में ब्राह्मण एकाशी और इधर अच्छे ब्राह्मण वोट है। तो उन ब्राह्मणों के वोट को लेने के लिए इनका जो नया नारा था वो क्या था, देख, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। पहले जो हाथी क्या था, जो एक एक दलित सिंबल हुआ करता था, है ना, ब्लू कलर का जो एलिफेंट होता था, वो सिंबल होता था कि अब हम मतलब कोड़े नहीं खाएंगे महावत के, है ना, कुचल भी देंगे अब, है ना। एक एक दलित सिंबल था एलिफेंट। बहुजन समाज पार्टी का सिंबल भी है आज एलिफेंट, ब्लू एलिफेंट। तो उसको अब देखो ये पेंट कर रही है त्रिशूल बना के माथे पे। जो ब्लू कलर का एलिफेंट था वो क्या है अब, कि सिर्फ हाथी नहीं है, वो तो गणेश है, और ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ब्राह्मण अपीसमेंट आ गया ना। इसको बोलते हैं क्या चौल पार्टी। इनिशियली बसपा आई, आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है कि दलित इशू के लिए काम करेगी, लेकिन क्या चौल पॉलिटिकल गेम्स के लिए क्या चौल बन जाता। सेम वेंट विद कांग्रेस, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये ऐसा नहीं है कि आप इसको करप्शन बोल सकते हो, या फिर आप इसको डिग्रेडेशन बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप इसको। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। क्या चल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मॉडर्न एरा में दे आर जस्ट वेपन्स ऑफ पावर या पावर मशीन्स। तो उनको पावर एक्वायर करने के लिए दे हैव टू यूज सर्टेन टूल्स, उनमें से एक टूल यही है कैच ऑल। मेरे हिसाब से शायद मेजोरिटी जनता का मानना यह है कि बीजेपी को मुस्लिम से नफरत है, लेकिन मुंह में बात में बीजेपी का हर कैंडिडेट मुस्लिम ही होता है। क्यों? नफरत होती तो हिंदू को खड़ा करते हैं वहां भी, बेशक हार जाए। भाई आप अगर आइडियोलॉजिकली नफरत करते हो, अगर आप आइडियोलॉजिकली नफरत करते हो तो वहां मुस्लिम कैंडिडेट क्यों खड़ा कर देते हो? और ऐसे एक भी मुस्लिम नेता नहीं होना चाहिए था फिर तो बीजेपी में। नहीं, बताओ किसी मुस्लिम नेता का नाम बीजेपी के। नहीं पता? सोनम और ऑनलाइन रागिनी है ना शायद। अच्छा, सोनम, ये रागिनी भाग गई। सोनम बताओ यार, ऐसा मत करो यार। ममता जी, चलो का बताओ, बिहार में है एक क्या कही है? उमा, तुम लोगों की वजह से ऐसा लगता है कि बीजेपी एक हिंदू पार्टी है। आरिफ मोहम्मद जिंदा थोड़ी है। पक्का? गवर्नर है? गवर्नर है तो बीजेपी से ही होगा फिर तो। हाँ, गवर्नर है तो फिर तो बीजेपी से ही होगा।
हाँ वो तो कर दिया था, वो तो खैर ठीक है। चलो चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट। क्या हुआ? मुख्तार अब्बास नकवी। ये तो है ही, और बहुत बहुत नेता है, बहुत बड़े बड़े नेता है, मिनिस्टर है ये तो मिनिस्टर है शायद, इंफॉर्मेशन का है, किसका है? माइनॉरिटी, अपीजमेंट, माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री दे दी, सोचो। खैर, अब आते हैं थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पे। थ्योरीज है, अलग अलग थ्योरीज है। लेनिन की थ्योरी क्या है? लेनिन की थ्योरी है थ्योरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है। जो हिराकी बेस्ड जो लिबरल पार्टीज है उनसे अलग है। हिराकी नहीं होती वहां पे, है ना, कोई ऊपर नीचे नहीं होता एज सच, बट कहने वाली बात है, इन थ्योरी कोई ऊपर नीचे नहीं होता, बट हिराकी तो कम्युनिस्ट पार्टीज में भी होती है। रॉबर्ट मिशेल्स की एक बुक है पॉलिटिकल पार्टीज, वहां पे उन्होंने दिया है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, जो ये कहता है कि सारी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस रिगार्डलेस ऑफ हाउ डेमोक्रेटिक दे आर व्हेन दे स्टार्टेड इवेंचुअली डेवलप इनटू ओलिगार्कीज। इसका कहना ये है, रॉबर्ट मिशेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इस कोड को भी, इनफैक्ट इस लॉ को कहीं भी यूज कर सकते हो। इसका कहना ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन कितने ही डेमोक्रेटिक तरीके से स्टार्ट क्यों ना हुआ हो, अल्टीमेटली ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाता है। It is organization which gives dominion of the elected over the electors. Who says organization? Says oligarchy. ठीक है, ये रॉबर्ट मिशेल्स का कहना है। ठीक है। आज भी ऐसा नहीं ब्लेम किया जाता कि कांग्रेस तो गांधी परिवार के अलावा में कोई है ही नहीं। करते हैं ना ब्लेम तो लोग, या बीजेपी में मोदी अमित शाह के अलावा कुछ है ही नहीं, या वो ही सब कुछ करते हैं, उनके बिना कुछ नहीं होता। सिमिलर सिमिलर बात कहते हैं ये भी। डिवोगर्स ने एक अपनी थ्योरी दी है, उसमें उनका कहना यह है, पॉलिटिकल पार्टीज हैव एज देयर प्राइमरी गोल द कंक्वेस्ट ऑफ पावर। सेम बात है जो ऊपर बोली गई थी। ठीक है, किसने बोली थी? पावर मशीन्स वाली बात, मैक्स वेबर। सेम डिवोगर्स भी बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का प्राइमरी कंक्वेस्ट गोल क्या होता है? कंक्वेस्ट ऑफ पावर और अ शेयर इन इट्स एक्सरसाइज। दे ट्राई टू विन सीटेड इलेक्शंस, टू नेम डिप्यूटीज एंड मिनिस्टर्स एंड टू टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी भी बुक का नाम पॉलिटिकल पार्टीज ही है। अप्रोच इसने बिहेवियरल रखी है। ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच रखी है, और पार्टीज को अलग अलग पैरामीटर्स पे डिफाइन किया है। एक बोला है इसने इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ पार्टी, सम पार्टीज इमर्ज आउट ऑफ फ्रैक्शन विद इन द पार्लियामेंट, जैसे कि ब्रिटिश पार्टीज है, या फिर कुछ पार्टीज इमर्ज इन अ फॉर्मल मैनर लाइक कम्युनिस्ट पार्टी, इंटरनल निकल आती है। एक्सटर्नल इमर्जिंग आउट ऑफ प्रोटेस्ट और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। आम आदमी पार्टी टाइप है ना। आइडियोलॉजी, कुछ पार्टीज मास पार्टीज होती है, कुछ पार्टीज कैडर बेस्ड पार्टीज होती है। मास पार्टी जैसे कांग्रेस है गांधी के बाद, उसके पहले कैडर बेस्ड मान लो कांग्रेस को ही तो। ठीक है, डिसिप्लिन और सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करती है। फासिस्ट पार्टी है जैसे नाजी, है ना, नाजी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। ठीक है, फिर उसके बाद डुवर्गर ने पार्टीज को अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी पार्टीज को डिवाइड किया है। ब्रांच, कुछ होती है ब्रांच पार्टी जिनकी नेटवर्क होता है लोकल ब्रांचेस का, ये ज्यादातर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीज में देखा जाता है। फिर कुछ होते हैं सेल। सेल जनरली आपको कम्युनिस्ट पार्टीज में देखने को मिलेगा, सेल का स्ट्रक्चर। स्मॉल टाइटली निट वाइड स्प्रेड बट इंटैक्ट यूनिट्स कॉल्ड सेल, कम्युनिस्ट पार्टीज में जब मिलता है। एक होती है कॉकस, कॉकस ऑर्गेनाइजेशन पार्टी। स्मॉल डोमिनेंट कोर ग्रुप होगा जिसके पास मेन डिसीजन मेकिंग पावर है। ये जनरली राइटिस्ट पार्टीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बीजेपी क्या है? कॉकस। ठीक है, कॉकस टाइप की पार्टी है। कांग्रेस क्या है? कॉकस टाइप की पार्टी है ये भी। ठीक है, मिलिशिया, मिलिशिया प्रॉपर आर्म्ड विंग हो गई, वो तो फासिस्ट पार्टीज हो गई। डिवर्गर्स लॉ ये क्या कहता है? दैट इन पॉलिटिकल सिस्टम विद सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स एंड द फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, एज इन फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्रिटेन, ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज टेंड टू कंट्रोल पावर। ये डिवर्गर्स का लॉ है कि जहां पे फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम है ना, कैसे हो जाता है टूथपिक? बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम क्या है? जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा, लेकिन जो सेकंड सबसे ज्यादा वोट लाएगा अपोजिशन क्रिएट करेगा, वो अपोजिशन बनेगा। अगली बार वो फर्स्ट भी आ सकता है, सेकंड, और फिर मतलब उस तरीके से इक्वेशन चेंज हो सकती है। तो फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू रह जाती है अल्टीमेटली, बाकी की पार्टीज होती है बट काउंटिंग में नहीं होती। तो डिवर्गर्स लॉ ये कहता है कि अल्टीमेटली जो पावर शेयरिंग होगी वो केवल दो ही टॉप पार्टीज की होती है, बाकी तो सब ऐसे ही बैठे होते हैं बस। और इसके अंदर नुकसान होता है, सिटीजन डू नॉट वोट फॉर स्मॉल पार्टीज बिकॉज दे फियर स्प्लिटिंग वोट्स अवे फ्रॉम द मेजर पार्टी। तुम्हारे पास कई बार कोई ऑप्शन नहीं हो। अब जैसे तुमने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि इलेक्शंस के टाइम पे कि वोट किसको दोगे? मोदी जी को देंगे। ओके ठीक है भाई, क्यों? उसके अलावा ऑप्शन क्या है? राहुल गांधी को थोड़ी ना पीएम बना दे। सुना होगा ना तुमने ऐसे बोलते हुए लोगों को। ये क्या बात हुई?
रीजनल पार्टी नहीं है तुम्हारे पास, और पार्टीज के कैंडिडेट्स नहीं है तुम्हारे पास। उनको क्या पता, अब उनको ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर तो दो ही बन सकते हैं, या तो बीजेपी का बनेगा या कांग्रेस का बनेगा। रीजनल पार्टी को वोट ही नहीं करते, क्योंकि उनको क्या डर होता है, स्प्लिटिंग वोट्स का, बर्बाद हो जाएगा हमारा वोट। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवोगर्स लॉ। बाय कंट्रास्ट इन कंट्रीज विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये जहां पे 2 राउंड इलेक्शंस भी हो जाते हैं, या प्रोपोर्शनल वोट जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, जहां पे वहां पे मल्टी पार्टी का रूल होता है। कैसे? फर्स्ट कैंसिल हुआ तो सेकंड आ जाएगा फर्स्ट पे, सेकंड कैंसिल हुआ तो थर्ड आ जाएगा सेकंड पे। वहां तो हर पार्टी का हर वोट, हर कैंडिडेट कुछ भी कभी भी पलट सकता है। ऐसे जनरली सिस्टम्स के अंदर आपको मल्टी पार्टी देखने को मिलेगा। यूएस में क्या है, 2 पार्टीज, ब्रिटेन 2 पार्टीज, इंडिया 2 पार्टीज। अरे वो क्राइसिस एक अलग चीज होती है, बट यहाँ पे फंक्शनिंग की बात हो रही है। क्राइसिस तो अलग चीज होती है। ठीक है, क्या रिपीट करना है, कहां से रिपीट करना है? आवाज आ रही है सोनम? क्या रिपीट करना है ये तो बताओ। क्या था लास्ट पॉइंट? डिवोगर्स लॉ ये एक्सप्लेन किया है लास्ट। डिवोगर्स लॉ ये सुन लिया था आपने? ब्रांच सेल तो बता दिया था। ये वाला सब डिस्कस कर लिया है, मतलब ये वाला सुन लिया था ना आपने। डिवोगर्स लॉ फिर से बता देता हूँ, इसका डिवोगर्स लॉ का कहना बस ये है कि ऐसी कंट्रीज जहां पे सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट होती है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट को एक मेंबर रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एमपी एमएलए अपने यहाँ पे सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जहां पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, वहां पे जनरली 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती है। उन 2 में से कोई भी राजस्थान क्लासिक एग्जाम्पल, एक बार कांग्रेस आएगी एक बार बीजेपी आएगी, है ना, 2 ही पार्टीज। रीजनल पार्टीज में यहाँ पे वोट नहीं करते, क्योंकि स्प्लिट हो जाता है वहां पे वोट। ठीक है, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड और स्पेन, इट विल हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, ऐसा मानना है। इंडिया को मल्टी पार्टी सिस्टम बोलोगे? हाँ, लेकिन पावर 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 यहाँ पे क्या होता है कि पार्टीज तो 2 ही हैं, लेकिन जो रीजनल पार्टीज है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज कोएलिशंस की सरकार आ जाती है, तो लिवरेज खेला जाता है ना। तो पावर तो नहीं मिलेगी कभी भी रीजनल पार्टी, लेकिन यह सिग्निफिकेंट रोल जरूर रहता है। ठीक है, और ये जो जैसे किसकी सरकार है फिलहाल, बीजेपी की है या एनडीए की? एनडीए क्या है, मल्टी पार्टी अलायंस ही तो है ना, इस वजह से इंडिया सब चीजों में एक्सेप्शन है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। जियोवानी सार्टोरी, इसने इसने क्या बोला, पार्टी सिस्टम इज शेप्ड नॉट बाय द नंबर ऑफ पार्टीज, रादर बाय द नंबर ऑफ पार्टीज विद सिस्टमिक रेलेवेंस। पार्टीज तो 200 बना दो, रेलेवेंट पार्टीज भी तो देखनी है ना कितनी है ना। इंडिया में 50 से ऊपर रजिस्टर्ड पार्टीज होंगी, तुम कितनों के नाम जानते हो? सिस्टमिक रेलेवेंस होना चाहिए, कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड गवर्नमेंट। समझ आया? कोई दिक्कत? आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, बहुत आसान है ये। मायरन वीनो और जोसेफ ला पलोम्ब्रा, इनका एक किताब है दोनों की, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स बताए हैं, डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स बताए हैं। देखो क्या बताया, पहला जो सिस्टम बताया वो बताया कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम, और दूसरा नॉन कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम। कॉम्पिटेटिव पार्टी सिस्टम में 1 पार्टी आती है, मल्टीपल पार्टीज प्रेजेंट बट डोमिनेंस ऑफ 1 पार्टी, कांग्रेस का एरा बिफोर 1980, है ना। अभी वीपी सिंह की गवर्नमेंट आने से पहले कांग्रेस एरा, तो क्या है, 1 पार्टी सिस्टम है, बट देयर इज स्टिल कॉम्पिटिशन। एलडीपी इन जापान, साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है। बीजेपी का आज देख लो 2014 के बाद का, भाई 1 पार्टी डोमिनेंट है सिस्टम तो, लेकिन कंपटीशन तो है ही अभी भी। ठीक है, 2 पार्टी सिस्टम तो जनरली कैटेगराइज्ड इनटू 2, आइडियोलॉजिकली या तो अलग हो जाएंगे, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक हो जाएगी, सेंट्रिस्ट या लेफ्टिस्ट राइटिस्ट हो जाएगी, उस तरीके से हो जाएगी, और टर्नओवर प्रैग्मेटिक। Parties do not differ significantly on ideological ground. Parties in USA are called same wine in different bottles but with different labels. अब आप देखो, यूएसए हमने वो डिस्कस किया बहुत बार, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो जो पार्टीज आएंगी वो भी कैपिटलिस्ट ही आएंगी।
तो वहां पे आपको पता है कि दो पार्टीज अगर हैं तो दोनों का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, दोनों ही कैपिटलिस्ट पार्टीज हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। कोई वेलफेयर पे ज्यादा बात करेगा, कोई कम बात करेगा, अप्रोच में डिफरेंस आ जाता है, बस यही होता है। सेम, इसीलिए यूएस की पार्टीज को बोला जाता है सेम वाइन एंड डिफरेंट बॉटल्स। ठीक है। मल्टी पार्टी तो कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर है, सोशल डाइवर्सिटी पर। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यूरोप में क्यों मिल जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम? एक लैंग्वेज है, एक एथनिसिटी है ना, तब तो ठीक है, तब तो हमें समझ आता है कि एक ही पार्टी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा दो हो जाएंगी। पर मल्टीपल एथनिसिटीज, मल्टीपल डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, तो उनको रिप्रेजेंट करने वाली अलग अलग पार्टीज, और रफली इनकी पॉपुलेशन का रेशो अगर सेम हुआ तो सारी पार्टीज ही अच्छा खासा चंक रखती हैं पावर का। फ्रांस, नहीं, फ्रांस में लैंग्वेज फ्रेंच है, लोग तो बहुत है ना, फ्री है ना, यू यू फ्री है, तो इंटरनल माइग्रेशन ही बहुत अच्छा है यूरोप का। ठीक है। हाँ, ट्रेडिशनली coalitions were supposed to be ideologically coherent. However, Riker provided a more realistic behavioral view and explains coalitions are nothing but power sharing arrangement, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे coalitions में ऐसी ideologically completely different parties भी साथ में आके पावर में आ जाती है। लेकिन जनरली क्या माना जाता था, गठबंधन की सरकार केवल उन पार्टियों में होती है जो कि आइडियोलॉजिकली, मतलब अगर हम वैचारिक दृष्टि से देखो तो सेम है ना। लेकिन ऐसा हमने देखा है कि बहुत बार कि बहुत सारी ऐसी पार्टीज भी कोalition बना लेते हैं जो आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंट रही, लेकिन बना लेती, चलता है। जनता दल, वीपी सिंह वाली जो पार्टी, वीपी सिंह कांग्रेस से आए, कोalition में बीजेपी थी कि नहीं थी? थी ना, तो बस चलता है कोalition में, राइकर ने कहा है ऐसा। और नॉन कॉम्पिटेटिव तो वन पार्टी है, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सोसाइटीज में आपको मिलता है, उनमें हेजिमनी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको हेजिमनी इंश्योर करके देता है, नॉन कॉम्पिटेटिव। ठीक है। अब ये डिफरेंस दे रखा है प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में। प्रेशर ग्रुप क्या है, उनको इलेक्शन जीतना है, ब्रॉड इशू पे फोकस होता है और शेयर्ड प्रेफरेंसेस। प्रेशर ग्रुप के अंदर अलग चीज है, ये दे सीक टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। हाँ, उल्टा बोल दिया मैंने, कोई बात। प्रेशर ग्रुप में दे सीक टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, और उनका जो फोकस होता है वो किसी एक पर्टिकुलर इशू पे या कुछ इशूज पे होता है, बहुत नैरो होता है, और ये शेयर्ड इंटरेस्ट या कॉमन कॉजेस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। हाँ, इंडिया में नहीं है पॉपुलर प्रेशर ग्रुप्स, इंडिया में प्रेशर ग्रुप्स, लेकिन प्रेशर ग्रुप इतना है, वो अगर सरकार को वो इन्फ्लुएंस कर दें तो वो प्रेशर ग्रुप कहलाता है ना। अगर वो सरकार को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखे तो वो प्रेशर ग्रुप कहलाता है। ये यूएस के अंदर होता है, जैसे मान लेते हैं बिजनेस लॉबी जो है वहां पे एक प्रेशर ग्रुप हो गया, है ना, उस तरीके से। हाँ, लॉबी यहाँ पे भी होती है, उतनी वहां जितनी एक्टिव नहीं है यहाँ लॉबी, वहां इतनी एक्टिव नहीं। हाँ, यहाँ नहीं है, यहाँ इतनी लॉबिंग नहीं होती, होती है लॉबिंग, बट उस लेवल की नहीं होती, ऐसा प्रेशर ग्रुप काम नहीं करती है वहां, यहाँ पे। ठीक है। स्टूडेंट्स का प्रेशर ग्रुप हो सकता है, जैसे असम के केस में तुम देख सकते हो, या नेपाल के केस में देख सकते हो, तो वो प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके जो शुरू होता है, या कोई रीजनल से टॉपिक को लेके शुरू होता है ना। अब कहने को तो तुम बोल सकते हो कि अम्बेडकर मूवमेंट वाज आल्सो प्रेशर ग्रुप, बट वो ब्रॉड था थोड़ा सा, तो पॉलिटिकल पार्टी में ही आ जाता है ना। लेकिन प्रेशर ग्रुप जनरली, और प्रेशर ग्रुप्स का एक चीज और होती है, इनका एक इशू होता है, ये लोग आते हैं पिक्चर में, इनका इशू अगर रिजॉल्व हो गया तो ये चले भी जाते हैं पिक्चर से गायब। पॉलिटिकल पार्टीज सैक्रोसैंक्ट होती है या परमानेंट नेचर की होती है, अनलेस कुछ और इशू ना हो जाए। ठीक है। तो अब प्रेशर ग्रुप्स को हम कल करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज हमने आज डिस्कस कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट है? अच्छा, आपका जो डाउट था, सोनम, सोनम तो है ही नहीं शायद अब क्लास में, आ गई क्या? अच्छा। सोनम का डाउट था क्या, ब्रिक्स के अंदर टीपी पीटीए क्या था भाई, पॉइंट देख लेते हैं। पेज नंबर याद है क्या सोनम आपको? नहीं नहीं, इसमें है। इंडिपेंडेंट डाउट पूछने के लिए इंडिपेंडेंट पढ़ना भी पड़ता है ना, अभी सोनम इतना नहीं पढ़ती। कहाँ पे है सोनम, पेज नंबर? अच्छा, ट्रांस, हाँ वही तो है। अरे वो टीपी पीटीए लिख दिया होगा, वो टीपी पीए है, वो टी गलती से हो गया होगा वहां पे। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ही है, वो यूएसए वाले उसमें है ना, यूएसए वाले पॉइंट पे। अभी मिल जाएगा, देखना तुम्हें ब्रिक्स वाला पॉइंट दिखे तो। अगर हाँ, ये रहा ना, पर हम ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये टीपीपीटीए नहीं है, टीपीपीए है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
टीपीपीटीए मैंने इसलिए लिख दिया होगा, वो ट्रांस पैसिफिक, वो तो मैंने तो उसी टाइम बनाया ना एब्रिविएशन, तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे करके हो गया, वही है वो। टीपी, इसको सिर्फ टीपीपी बोला जाता है, या फिर इसको सी टीपीपी भी बोला जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वही है ये ट्रांस पैसिफिक। ठीक है, ठीक है सोनम, ओके, ठीक है, फिर इसके आगे हम कल करते हैं, पढ़ के आना यहाँ तक अच्छे से।